ओके सो ये आपका भाई साहब, तो हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं भाई साहब? बॉन्ड लेंथ, वी हैव डिस्कस्ड बॉन्ड लेंथ, देन वी हैव डिस्कस्ड बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल के फॉर्मेशन में ज्यादा करके इन्वॉल्वमेंट किसका रखता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, बॉन्ड एंगल। देन वी हैव बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, दो कंबाइनिंग एटम्स में भाई साहब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, अगर भाई साहब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है तो इनको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। उनके भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर्स आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट भाई साहब? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अभी ये कैसे है भाई साहब? अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, ठीक है, समझो यहां पे आपका एक ए एटम है और ये एक बी एटम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है। सी एटम है और डी एटम है, इन दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड है। किसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी? इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है? 1, एक बॉन्ड तो एक बॉन्ड ऑर्डर। इसका कितना है? 2। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है भाई साहब? बढ़ रही कि नहीं? सिंपल, कोई कंफ्यूजन? एंथैल्पी मतलब तोड़ना। एंथैल्पी मतलब तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है, ठीक है। एंथैल्पी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ गया तो बॉन्ड एंथैल्पी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। यू रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड देन दिस बॉन्ड, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। अगर दो वेरिएबल्स का साइमल्टेनियस इंक्रीज होता है तो उन वेरिएबल्स में किस टाइप की प्रोपोर्शनलिटी होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। So this will be basically a direct proportionality. So bond order will be directly proportional to the bond enthalpy. Bond order is inversely proportional to bond length. ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ क्या होगा भाई साहब? अगर समझ लो ये A एलिमेंट है और ये B एलिमेंट है, बॉन्ड लेंथ, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ, देखो जैसे ही आपका बॉन्ड ऑर्डर, अभी समझो ये A और B है, इनके बीच में एक बॉन्ड लेंथ होगा। मैं बोलता हूं लेट्स से सी और डी में डबल बॉन्ड है, तो मुझे बताओ कहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? दो न्यूक्लियसेस के बीच में डिस्टेंस, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जो दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, मतलब एक डायरेक्ट ओवरलैप है और दूसरा साइडवेज ओवरलैप है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो डबल बॉन्ड में कम हो गई हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो गई है। अगर समझ लो कोई ऐसा एलिमेंट है ई और एफ जिनमें भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड है तो वो और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ, जैसा जैसा आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। एज एंड व्हेन ये यहाँ पे भाई साहब 1 था, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, क्या? बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतने ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगी उतना कम होता रहेगा बॉन्ड लेंथ, उतने नजदीक आते रहेंगे एटम्स, एकदम सिंपल, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। इफ द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस देन द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई साहब, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स, CH4 NH3 H2O BF3 C2H2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे C2H2 का 180 डिग्रीज है बॉन्ड एंगल, ठीक है। BF3 का भाई साहब क्या है? 120 डिग्रीज है। CH4 का इतना है, NH3 का इतना है एंड फाइनली H2O का भाई साहब इतना है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, देखो यहाँ पे C2H2 है, C2H2 मतलब ये है, ये, ठीक है। और आपका बॉन्ड एंगल बेसिकली ये 2H इधर हो गए और ये 2H भाई साहब इधर हो गए, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। BF3 है, हमने देखा है BF3 120 डिग्री है, मतलब ये ऐसे होगा, देखो ये B है और ये F3 है, ये 3 F है, इन तीनों के बीच में भाई साहब 120 डिग्री का एंगल होगा। CH4 है तो CH4 ये एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इन सब में 109 होगा। NH3 है, दिस बेसिकली NH3। NH3 क्यों इंपैक्ट हुआ है? क्योंकि N के पास अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इंपैक्ट हो गया और ऑक्सीजन के मत्थे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए इंपैक्ट हो गया। तुम अगर ले देकर देखोगे यहाँ पे कितने एटम्स हैं?
5, यहाँ पे कितने एटम्स है भाई साहब 4, ठीक है, यहाँ पे कितने एटम्स है 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे भाई साहब कितने एटम्स है 4, लगभग 3 4 5 एटम सब में है, ठीक है। यहाँ पे आपका जितना भी है ये 180 डिग्री कैसे अफोर्ड कर पा रहा है, दिस इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखो इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो इसीलिए भाई साहब, और किसी के मध्य भी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जहां पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा वहां पे लीनियर मॉलिक्यूल होगा। जैसे जैसे अगर आप तुम देखोगे यहाँ पे तुम बोलोगे भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लीनियर है, द रीजन व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर इन स्पाइट ऑफ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बिकॉज ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो बॉन्ड है जिस फोर्स से ऑक्सीजन इसको खींच रहा है इसको इसके भी खींच रहा है, तो इसीलिए ये लीनियर हो गया, ना इधर जा रहा है ना इधर, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया ये लीनियर हो गया। CH2 में देखो ना ही C के मध्य और ना ही H के मध्य कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर, तो आपका 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, इट विल बेसिकली फॉर्म अ लीनियर एंगल। BF3 में क्या हो रहा है भाई साहब, इसके पास भी किसी के पास भी लोन पेयर ऑफ है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के पास नहीं है, लेकिन फ्लोरीन के पास तो है, सेंट्रल एटम के पास नहीं है, बोरॉन के पास नहीं है। BF3 में क्या है भाई साहब, बोरॉन के पास नहीं है, लेकिन फ्लोरीन के पास तो है ना भाई साहब, लेकिन हर फ्लोरीन के पास इक्वल है, ठीक है, तो इसका लोन पेयर रिपल्शन, इसका लोन पेयर रिपल्शन और इसका लोन पेयर रिपल्शन इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 360 डिग्री को इक्वली डिवाइड करो भाई साहब कितना आ जाएगा 120, 3 में डिवाइड करो, इसीलिए देखो BF3, ठीक है। CH4 पे आते हैं हम, CH4 पे H एटम और कार्बन एटम में किसी के पास भी बॉन्ड पेयर है भाई साहब, सॉरी लोन पेयर है नहीं है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन, ये ऐसा शेप है देखो, ये ऐसा, ये C बीच में है और ये 3 ऐसे, एक H इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दैट इज हाउ अ CH4 मॉलिक्यूल विल लुक लाइक टेट्राहेड्रॉन। और टेट्राहेड्रॉन का एंगल कितना होता है 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, ठीक है। NH3 पे आते हैं, NH3 पे, ठीक है, ये N हो गया और ये हो गया H, ये हो गया आपका H, ठीक है, ANHH। यहां पे भाई साहब क्या होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था कितना 120 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन 120 डिग्री नहीं है 107 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि N के मध्य 2 लोन पेयर्स हैं, तो N भाई साहब ऐसा बनाएगा, ठीक है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज लेसर देन 120 डिग्रीज इन स्पाइट ऑफ बीइंग BF3 B के मध्य भाई साहब कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे N के मध्य एक लोन पेयर है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसलिए देखिए बॉन्ड एंगल कम हो गया। यहाँ पे तो और ज्यादा कम हो जाएगा, तो इसका टोटल 360 नहीं हो रहा है, नहीं 360 नहीं होगा ना, देखो 360 कैसे होगा, यहाँ पे समझो, अगर समझ लो N के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इस तरीके का बॉन्ड होता था, यहाँ पे 120 डिवीजन, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास मध्य है भाई साहब 2 लोन पेयर, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया, ये H और ये H हो गया, ये लोन पेयर इसको रिपल्स कर रहा है, इसको भी रिपल्स कर रहा है और इसको भी रिपल्स कर रहा है, इसीलिए इन तीनों के बीच में 107 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या समझ में आ रहा है, ये ऐसे हो गया भाई साहब, ठीक है। सेम केस H2O में भी हो रहा है भाई साहब, H2O में क्या हो रहा है, आइडियली क्या होना चाहिए, ये H है, ये O है और ये H है, लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए, लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि जो 2 पुलिंग फोर्सेस हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन इसके मध्य है भाई साहब 2 लोन पेयर, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये बेंट शेप्ड हो जाएगा, दिस विल एक्वायर अ बेंट शेप एंड हेंस द एंगल बिटवीन देम इज 104.5 डिग्रीज। सो ये बॉन्ड एंगल्स भाई साहब इस तरह से इंपैक्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि C2H2 में भाई साहब कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल, डायरेक्ट लीनियर मॉलिक्यूल। BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है B के मध्य, लेकिन ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है क्योंकि F के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो F इक्वली डिवाइड होगा, 360 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो आपको 120 डिग्री का एंगल मिल गया, ठीक है। CH4 टेट्राहेड्रल शेप लेगा, टेट्राहेड्रल शेप में हमको मालूम है एंगल कितने का होता है 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, नो इन्फ्लुएंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट हियर, ठीक है। प्योर NH3 में भाई साहब 1 लोन पेयर इज देयर, सो आइडियली BF3 और NH3 का एंगल सेम होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रक्चर, हेंस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 107 डिग्री, दैट इज लेस देन 120 डिग्री। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब। H2O में भाई साहब एक नहीं 2 लोन पेयर्स हैं, तो आपका बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। एक लोन पेयर के चलते देखो
लोन पेयर जब नहीं है तब BF3 120 डिग्री का दिखा रहा है, और आपका यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 107 डिग्री हो गया एक लोन पेयर के चलते। तो यहाँ तो भाई साहब दो लोन पेयर हो गए। आइडियली H2O क्या होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन वो आपको कितना दे रहा है 104, बिकॉज देयर आर टू लोन पेयर्स आउट देयर। ठीक है, तो वो दोनों हाइड्रोजन को ऐसे बेंड कर दे रहा है। दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऐसे ऐसे रहने चाहिए था, लेकिन ये लोन पेयर्स की वजह से ये ऐसे 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 हो गए। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो दैट इज हाउ द बॉन्ड एंगल इज प्रिडोमिनेंटली इफेक्टिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? भाई साहब किसका लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा? अमोनिया का लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा। बता सकते हैं क्यों? वाई? ये आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और ये फास्फोरस है। यहां पे जैसे जैसे आपका इनके पास लोन पेयर्स होंगे, क्या हाउ मेनी लोन पेयर्स है ही नहीं। द बॉन्ड एनर्जी इन हैलोजेंस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है ना भाई साहब। एज एंड व्हेन यू आर गोइंग डाउन इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, दिस इज बेसिकली, तो बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, क्लोरीन, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, ब्रोमीन, ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी, और आयोडीन, आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी। ये है, ये आपको पूछा जा रहा है कि किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। किसको तोड़ने में, किस मॉलिक्यूल को तोड़ने में, थर्ड तक में नींद आ रही है, ठीक है, किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड। पहले हम फ्लोरीन को साइड में रखते हैं, फ्लोरीन को थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फॉरगेट अबाउट फ्लोरीन एज ऑफ नाउ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन। तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन और क्लोरीन को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ना कि ब्रोमीन, ब्रोमीन को, और ना कि आयोडीन, आयोडीन। क्यों? ये समझ में आ रहा है? क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन में देखो, क्लोरीन का इसको ऐसे समझो, क्लोरीन के कितने शेल्स हैं? 2, 8, 7। ठीक है, क्लियर है? एक शेल, दो शेल और ये 3 शेल। ये वाले अगले वाले क्लोरीन में भी वही है, 2, 8 और 7। ये वाले बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन 3 शेल बाहर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रोमीन में एक और शेल बीच में आ जाएगा, आयोडीन में एक और शेल बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ रहा है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से, उतना ही न्यूक्लियस को अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना आसान हो जाएगा, और जितनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके, उतना ही कमजोर बॉन्ड तैयार हुआ है। Are we clear on this one, people? Why are elements combining and what is the process? तो एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन होल्ड करके रखता है? पूरे सिस्टम में इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन होल्ड करके रख रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दूरी जितना ज्यादा होगा इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से, उतना ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, मतलब उतनी आसानी से हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब क्लोरीन में तो 3 ही शेल्स हैं, ब्रोमीन में 4 शेल्स हो जाएंगे, आयोडीन में 5 शेल्स हो जाएंगे। तो कितनी आसानी से हम किसको तोड़ सकते हैं? आयोडीन को सबसे ज्यादा तोड़ सकते हैं, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब फ्लोरीन यहाँ पे क्यों अटका है? आइडियली तो ये होना चाहिए था ना, फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, ब्रोमीन और ये भाई साहब आपका आयोडीन, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये फ्लोरीन का एटम एक एक्सेप्शनल एटम है। The reason why it happens is because फ्लोरीन का एटम is very much small in size। ठीक है, it is very much small in size, मतलब ये 2 और ये 7, दूसरे वाले में भी भाई साहब 2 और 7, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज फ्लोरीन और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज फ्लोरीन। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे भाई साहब कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे भाई साहब इसका न्यूक्लियस इस पे एक्ट कर रहा है, इस पे न्यूक्लियस इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो अपने आप में जितना बॉन्ड बनाएगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा। मतलब कैसा इंसान है फ्लोरीन कि मतलब घर में थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन नहीं, मेरे को झोल का पैसा चाहिए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो जितने आराम से फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उससे कहीं ज्यादा आराम से फ्लोरीन किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसके वजह से फ्लोरीन को हम आराम से तोड़ सकते हैं।
फ्लोरीन के सामने कोई भी एटम लाओगे वो टूट जाएगा। इसीलिए फ्लोरीन हाईली, इसीलिए आप देखोगे ज्यादा करके रिएक्शंस विच इन्वॉल्व हैलोजेंस, वी नेवर फर्स्ट इन्वॉल्व फ्लोरीन बिकॉज हाईली एक्सप्लोसिव है। फ्लोरीन का एनवायरनमेंट हाईली एक्सप्लोसिव है, वो फटाक से किसी के साथ भी कंबाइन कर जाएगा। ये मतलब कोई दूसरा एलिमेंट इसके सामने हम लाएंगे ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो फटाक से इसके साथ बॉन्ड तोड़ देगा, एज ए बॉन्ड नेवर एग्जिस्टेड, और इसके साथ बॉन्ड बना देगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, दैट इज हाउ फ्लोरीन इज। ठीक है, इसीलिए हम फ्लोरीन को यहां पे प्लेस कर रहे हैं। फ्लोरीन के दो एटम्स को तोड़ना बहुत आसान है, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को उसके सामने लाएंगे फटाक से टूट जाएगा, वो कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, एंड हेंस इट इज प्लेस्ड हियर। ठीक है, इट इज हाई इन, वेरी वेरी हाई इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम इसको यहां पे प्लेस करें, एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अदरवाइज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज परफेक्ट। ठीक है, क्लोरीन का ब्रोमीन से, ब्रोमीन का आयोडीन से, लेकिन फ्लोरीन का साथ ही साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लीस्ट इन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भाई साहब किसका लीस्ट हो जाएगा सबसे? अभी देखो आपने अभी क्या पढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर, अगर भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर इज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा भाई साहब? घटेगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना? बॉन्ड, तो यहां पे बताओ C2H6 है, दिस इज व्हाट, एन एल्केन, तो C और C में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे C6H6 है, मतलब बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसा है भाई साहब। ठीक है, तो हर ऑल्टरनेट कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे C2H4 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? C2H4 भाई साहब क्या हो जाएगा? C2, दिस विल बी डबल बॉन्ड। ठीक है, C2H2 है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जिसका ट्रिपल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका? इसका भाई साहब 3, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, इसका 2, इसका भाई साहब 2, और इसका भाई साहब कितना? 1। ठीक है, क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर हो गया ये। ओके, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लीस्ट इन, जिसका लीस्ट बॉन्ड लेंथ किसका लीस्ट होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई किसका है भाई साहब? C2H2 का। सो दिस विल बी हैविंग द, ठीक है, सो दिस विल बी हैविंग, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा हाई। ओके, बॉन्ड ऑर्डर इन N2 मॉलिक्यूल, चलिए फटाफट बताइए, एकदम आसान सा सवाल है। 3, तीन बॉन्ड्स हैं भाई साहब 2 N के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो आपका भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। बॉन्ड ऑर्डर कांट एक्सीड, बॉन्ड ऑर्डर कांट एक्सीड अ सर्टेन नंबर, कैन यू से व्हाट नंबर? क्यों? उसके बाद जल्दी से हाँ, वो एक्सिस में क्यों? कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं होते क्या? कार्बन की तो टेट्रा वैलेंसी है वैसे। अरे बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब यहाँ पे हम कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड्स में क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने देखा कि अगर एलिमेंट्स के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 हैं तो ये क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। एलिमेंट्स के पास 5 6 7 है तो ये क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो भाई अगर किसी एलिमेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। बचा ये 4 वाला ही भाई साहब है जो लटकेगा कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक है, सो बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड 2 3 4 एंड 5, सो इट कैन नॉट एक्सीड 3। व्हाई कैन नॉट इट एक्सीड 3? बताइए मुझे। यहाँ पे कार्बन और कार्बन है, कार्बन और कार्बन में 1 बॉन्ड पॉसिबल, 2 बॉन्ड पॉसिबल, 3 बॉन्ड हो गए, एक और वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 4 बॉन्ड क्यों नहीं पॉसिबल होगा? देखो बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझो। बॉन्ड मतलब क्या हो रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैप एक हो रहा है, मतलब एक बन रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर वाला और नीचे वाला बन रहा है आपका पाई बॉन्ड। ये साइडवेज ओवरलैप है, हेड ऑन साइडवेज, हेड ऑन साइडवेज। अभी और कहां से और बॉन्ड नहीं बन सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी 1 सिग्मा एंड 2 पाई। इसका मतलब कार्बन को भाई साहब किसी और के साथ
चौथा वाला बॉन्ड बनाना पड़ेगा। The maximum number of bonds that can exist between two carbon atoms or rather any atom, ठीक है, any two atoms would be 3. It cannot exceed beyond 3. 1 सिग्मा 2 पाई यही हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस विल बी 3, ठीक है। बॉन्ड्स कैन बॉन्ड एंगल इज मोर इन NH3 H2O CH4 एंड BF3। चलो भाई साहब इसको बताना है, आई फटाक से एकदम अभी पढ़ा हमने। NH3 में कितना आ रहा है, NH3 में कितना आ रहा है, 107 कुछ आ रहा था, H2O में 104 कुछ आ रहा था भाई साहब, CH4 में 109, BF3 में 120, क्योंकि BF3 में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं भाई साहब, ठीक है, तो दिस विल बी BF3। ओके, बॉन्ड लेंथ इज मोर इन N2O2 F2 Cl2। कैसे डिसाइड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से। लेट्स कम टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड करेंगे भाई साहब। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना, जैसा अभी भाई साहब इसने बोला 3 है बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे भाई साहब ऑक्सीजन में कितना है भाई साहब 2, F2 में कितना है भाई साहब 1, Cl2 में कितना है भाई साहब 1। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरेबल है वो ही है, उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशनशिप है भाई साहब, बॉन्ड लेंथ दो नहीं डायरेक्ट है भाई साहब, नहीं इनवर्स है, सॉरी। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ आपका कम होगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इज मोर इन, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। F2 और Cl2, अच्छा अभी इन दोनों में बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या है, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस। यहां पे F2 में 2 ही शेल्स हैं, F2 करेगा, क्या ये समझ में आ रहा है? पहले तो आपने इसको डिसाइड कर लिया, फिर आपका Cl2। देखा भाई साहब, क्यों Cl2 बताइए। F2 में कम ऑर्बिटल्स है और CO2 में ज्यादा ऑर्बिटल्स है, तो ज्यादा डिस्टेंस लेगा, तो बॉन्ड लेंथ इज मोर इन Cl2। क्या ये समझ में आ रहा है आपका? ये दोनों तो क्वालिफाई नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बहुत हाई है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बहुत हाई है तो भाई साहब आप इसको निकाल ही देंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के हाई होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। यहाँ पे दोनों का 1-1 आया बॉन्ड ऑर्डर, तो अभी हम देखेंगे भाई साहब इनके एटम्स में जाएंगे। इसमें भाई साहब 2 ही शेल्स है, इसमें 3 शेल्स हैं, तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी हैविंग। तो इन चारों में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका आएगा, क्लोरीन का, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस भाई साहब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस मतलब एक स्टेबल, जितना किसी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस सपोर्टिंग होगा उतना ज्यादा भाई साहब उसकी स्टेबिलिटी होगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेनेवर अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, a number of structures with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as canonical structures of the hybrid which describes the molecule accurately। भाई साहब इतना संबंध लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर बोल रहा हूं ये बेंजीन है और बस यही बेंजीन है, क्या ये सही होगा? नहीं, ठीक है। आप बोलोगे बेंजीन ऐसा भी तो हो सकता है, बेंजीन भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है, विच इज करेक्ट, है ना, बॉन्डिंग आपने चेंज कर दी, इट इज करेक्ट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब बेंजीन को आप एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट, ठीक है। सो एक चीज जो आपको रेजोनेंस में इस्तेमाल करनी है या जाननी है वो ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, एटम्स नहीं घूमेंगे, ठीक है। एटम्स मतलब ये C उठ के इधर नहीं आ जाएगा या ये H उठ के इधर नहीं आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेनेवर अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब a molecule accurately, a number of structures with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as canonical structures of the hybrid and which describes that। तो क्या, चलिए ओजोन पे आते हैं हम, देखो, ठीक है। ओजोन, ओजोन मतलब O3। O3 में भाई साहब क्या हो जाएगा, ये आपका अभी अगर O3 है तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, कैसे आप O3 मॉलिक्यूल को लुईस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 तिक्के 18, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए भाई साहब 18। अभी आप सीधा सीधा O, ये O और ये O, कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने पहले सिंगल बॉन्ड बना दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए भाई साहब, 1 2 3 4, कितने बचे आपके पास, 14 बचे, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपने एक डबल बॉन्ड डाल दिया। अगर आपने एक डबल बॉन्ड बना लिया तो और कितने बचे आपके पास। चलो पहले हम डबल बॉन्ड नहीं डालते हैं, पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप
पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी आप 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ठीक है। सबके ऑक्टेट्स को कंप्लीट कराना है आपको, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 6 और 2 8, इसका कंप्लीट हो रहा है 6 और 2 8, इसका नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल इंतजाम किया जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, इस 2 इलेक्ट्रॉन को किस में यूज करवा देंगे, डबल बॉन्ड में, ठीक है। अभी देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट और ये मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया भाई साहब। लेकिन क्या यही एकमात्र होगा, ठीक है? अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 और इन दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो किसका, ऊपर वाले ऑक्सीजन का। हाँ तो इसमें एक और लगाना है क्या, हाँ तो आपने यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को इधर डाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के भाई साहब हम यहाँ पे डाल देते हैं, हो गया मामला खत्म, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 सब ऑक्टेट कंप्लीट भाई साहब, ठीक है। अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, हमने देखा जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, दैट विल बी, हाँ तुम भाई साहब बॉटल में पानी देखो, तो ये हो गया 121 पिकोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 148 पिकोमीटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। अभी क्या यही स्ट्रक्चर रहने वाला है, नहीं, क्या देखो ऐसा ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, और क्या ये ऐसा पॉसिबल है ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए भाई साहब, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है 116 डिग्री, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट 116 डिग्रीज, व्हाई इज इट देयर पीपल, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देखो लोन पेयर्स है जो इसको बेंड शेप दे रहा है, ठीक है, ओके। अगेन दिस विल आल्सो बी द सेम एंगल, तो ये क्या हो गए, ये आपस में एक दो दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसीलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है और ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है। जब भी आप डैश लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सो द डबल बॉन्ड कैन बी बिटवीन एनी 2 ऑक्सीजन एटम्स आउट हियर, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, ओके। और ध्यान दो यहाँ पे तुमने सिर्फ 127 पिकोमीटर उठाया है, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स हैज अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 121 पिकोमीटर and the single bond has a bond length of how much 148 picometer. So where is this 127 picometer coming from, you add these two and divide it by 2, that's how you will get 127 picometers, ठीक है, ठीक है, clear है, are we clear on this one people, okay। more information on resonance, resonance मतलब आपका आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन से खेलेंगे एटम से नहीं, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस, रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है ये एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होती है, इट ऑफर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा भाई साहब सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल, thus the energy of O3 resonance hybrid is lower than either of the 2 canonical forms। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो मैं बोलूं यहाँ पे ये एक कैनोनिकल फॉर्म हो गया किसका, ओजोन का, और दूसरा वाला कैनोनिकल फॉर्म हो गया ये। अगर मैं बोलूं हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब ये ऐसा डैश 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 ओ और ये भी डैश 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 ओ, ये हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। आपने अभी देखा कि यहाँ पे 141 था और यहाँ पे कितना था 121, ऐसा है ना, 148 था, ओके चलिए 121 ऐसा ही था ना, यहाँ पे 148 और यहाँ पे 121 और यहाँ पे कितना आया 127, ठीक है। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे आपने अभी देखा बॉन्ड एंथैल्पी से बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी भाई साहब बढ़ जाएगी, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल, thus the energy of the is lower। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी भाई साहब इन दोनों से लोअर है, इट इज बेसिकली लोअर, ठीक है।
energy of the O3 resonance hybrid is lower than either of the two canonical forms. ठीक है, hence it is more stabilized. केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, जितना कम आपका एनर्जी लेवल होगा उतना ही आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होगा. लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी. lesser the energy more is the stability. Are we clear? In chemistry lesser is the energy, more is the stability. ठीक है. The canonical structures, the canonical forms have no real existence. In canonical forms का कोई भी real existence नहीं होता है. ठीक है, real existence नहीं होता है. More information, the molecule does not exist for a certain fraction of time. ऐसा भी नहीं है कि अच्छा 5 मिनट तक ये वाला एग्जिस्ट करेगा, 5 मिनट तक ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं. साइमल्टेनियसली दोनों भी एक ही कॉन्सेंट्रेशन में एग्जिस्ट करेंगे. द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन द अदर कैनोनिकल फॉर्म. देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स. दो भी कैनोनिकल फॉर्म्स में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है. ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कैसा, अच्छा अभी तुम 50% तुम 50% ऐसा रहोगे, ऐसा नहीं है. कैनोनिकल फॉर्म साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे. द मॉलिक्यूल्स सच एज सच हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर विच इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड. तो इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, दोनों भी स्ट्रक्चर्स का. ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल है जो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में 141 है, एक में भाई साहब 121 है और एक में भाई साहब नहीं. हम पूरे ओजोन मॉलिक्यूल में ये मान लेंगे कि सब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में 127 पिकोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. सो रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिकली डिफाइंस द एंटायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल. पूरे मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक को ये डिफाइन करता है. द मॉलिक्यूल ऑफ सच अ सिंगल स्ट्रक्चर which is the resonance hybrid of the canonical forms and which cannot be depicted by single Lewis structure. ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए भाई साहब यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स से ये आपका हो गया क्या, CO3. ठीक है, CO3 2- है, ये CO3 2- है. ठीक है, सो ये CO3 2- और कार्बोनेट आयन है बेसिकली. हम देख चुके हैं भाई साहब, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. तो ये सारे आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गए. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर ये हो गए तो हम यहाँ पे इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई साहब. ये रेजोनेंस है, देखो डैश लाइन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ये 2/3, ये 2/3 और ये 2/3 है ना भाई साहब. कैसे 2/3, 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल. तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 1/3. डबल बॉन्ड यहाँ पे हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 1/3. और डबल बॉन्ड यहाँ पे हो तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई भाई साहब, 1/3. ठीक है, तो आप इसको अगर करोगे तो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगी भाई साहब, 2/3 इसकी पॉसिबिलिटी, 2/3 इसकी पॉसिबिलिटी और 2/3 इसकी पॉसिबिलिटी. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज. क्लियर है, समझम? ओके, बहुत बढ़िया. HNO3 है देखो. ठीक है, दिस इज बेसिकली नाइट्रिक एसिड. HNO3 में सेंट्रल एटम आपका क्या हो गया, N. ये हो गया OH, ये हो गया O और ये हो गया O-. ठीक है, यहाँ पे आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे बन रहा है. यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे भाई साहब आएगा माइनस चार्ज. प्लस और माइनस मिलाकर मॉलिक्यूल को क्या रख रहे हैं भाई साहब, न्यूट्रल. तो अभी आपका ये डबल बॉन्ड जिस तरह से इधर है, ये डबल बॉन्ड भाई साहब इस ऑक्सीजन एटम के साथ भी हो सकता है. तो देखो रेजोनेंस हो गया. इस ऑक्सीजन, अगर इस ऑक्सीजन एटम के साथ हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब पॉजिटिव. ठीक है, ओके. सो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल. बॉन्ड एंगल इन ओजोन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो आप देखो भाई साहब क्या है, बॉन्ड एंगल इज ओजोन मॉलिक्यूल कितना है, ओजोन मॉलिक्यूल का कितना देखा हमने भाई साहब, 116.78. पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, अभी जब भी बॉन्ड्स बनते हैं पीपल, द एटम्स व्हिच आर इन्वॉल्व दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. बहुत भारी पड़ रहा है तेरे को समझ में. हाँ, तो अभी क्या करेगा, तू जो देखा तो अभी क्या करेगा, हेलो बोलेगा नहीं, अभी देखने के बाद क्या करेगा वो बताना मेरे को. तो कुछ नहीं करेगा ना. तो जब देखने के पहले भी कुछ नहीं कर सकता, देखने के बाद भी नहीं कर सकता, तो देखना ही क्यों है. जिस चीज में तू कुछ कर सकता है उसमें अटेम्प्ट लेना भाई. जब देखने के पहले कुछ नहीं कर सकता, देखने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, देखना ही क्यों है. पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, जिस लड़की को देखने से फटने नहीं वाली है तो उसको क्यों देखेगा. उसने तेरे को 10 बार नो बोल दिया फिर भी तू उसको देख रहा है. हो गया ना, खत्म हो गया ना. आगे बढ़ो भाई साहब, और भी है. ओके, इन रियलिटी नो बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज ईदर कंप्लीटली कोवैलेंट और आयनिक. ठीक है, कोई भी बॉन्ड भाई साहब कंप्लीटली कोवैलेंट भी नहीं होता है और कंप्लीटली आयनिक भी नहीं होता. इस चीज को समझ लो.
अगर मैं बोल रहा हूं कि ए और बी में आयनिक बॉन्ड हुआ है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन में आपको मालूम है इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक डोनर है एक एक्सेप्टर है, तो इसमें क्या बॉन्ड हुआ है भाई साहब? आयनिक बॉन्ड हुआ है। लेकिन इट इज नॉट 100% आयनिक, ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ कोवैलेंसी रहेगी। कोई भी बॉन्ड ना ही 100% आयनिक होगा और कोई भी बॉन्ड ना ही 100% कोवैलेंट होगा। तो आयनिक बॉन्ड में थोड़ी बहुत कोवैलेंसी होगी और सिमिलरली कोवैलेंट बॉन्ड में भी थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। एवरी कोवैलेंट बॉन्ड विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन इट and every ionic bond will have certain amount of covalent character in it. Not all ionic bonds will have perfectly 100% ionic character and neither all covalent bonds will have 100% covalent character. Clear है? ठीक है? Okay. So in reality, no bond is a compound is either completely covalent or ionic. When covalent bond is formed between two similar atoms, for example, H2O, H2 है, O2 है, Cl2 है, N2 है, F2 है, ये सारे एटम्स में भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड हुआ और सबके सब सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे समझ लो मैंने कोई भी, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन में भाई साहब एक बॉन्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खींच रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई पोलैरिटी डेवलप हो सकती है क्या? बेटा देखो, एक चीज को अगर दोनों एटम सेम फोर्स से खींचे तो विल दिस गो दिस वे और दिस वे? इट विल नॉट। टग ऑफ वॉर में अगर दो टीम्स का इक्वल स्ट्रेंथ है तो जो बीच की रस्सी का जो पोर्शन है वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, है ना, इट विल रिमेन द सेम। तो इसी तरह से दो सिमिलर एटम्स मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ना तो इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं। तो इसका मतलब इनमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलैरिटी तभी डेवलप हो सकती है जब दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट हो, ठीक है, एक ज्यादा फोर्स से खींच रहा हो और एक कंपैरेटिवली कम फोर्स से खींच रहा हो। समझ लो ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है और कोवैलेंट बॉन्ड में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो बी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज ऑफ विच बी विल अक्वायर अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज and simultaneously A will acquire a slightly positive charge. Are we getting this people? अगर दोनों में भी A हो तो भाई साहब इसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, hence there will be no drifting or shifting of electrons towards one atom, hence no polarity will develop. Similarly B और B में अगर covalent bond बन रहा हो, no polarity will develop. Are we clear on this one people? Okay. तो अगर हम देखेंगे when covalent bond is formed between two similar atoms, for example H2, O2, Cl2, N2, F2, the shared pair of electrons is equally attracted by the two identical nuclei, ठीक है। such type of bonds are called non-polar. ये non-polar होने ही वाले। जब भी similar atoms का involvement है to form covalent bonds, it will always be a non-polar bond. The moment the atoms are different, it will be a polar bond, ठीक है, क्योंकि आपके एटम्स जैसे ही डिफरेंट हो जाएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो जाएगी और इसके वजह से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है वो तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। कौनो क्वेश्चन यहां तक? एनी क्वेश्चंस? नो? ओके। सो बट इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब जिनके न्यूक्लियसेस अलग अलग है, मतलब जो एटम्स अलग अलग है, ठीक है, लाइक HF शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स gets displaced more towards fluorine as the electronegativity of fluorine is far greater than that of hydrogen. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. तो resultant covalent bond जो है वो एक आपका क्या हो जाएगा? polar covalent bond हो जाएगा. This will become a polar covalent bond. As a result of polarization, the molecule possesses the dipole which can be defined as the product of charge of any one of the poles and distance between the poles. ठीक है? Okay. तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे A है और ये B है, ठीक है, B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा, सो B का भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा, ठीक है, तो होगा क्या, B में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और A में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, जिसके वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब थोड़ा सा B की तरफ मूव हो गए हैं। तो ये क्या हो गया भाई साहब, एक डाइपोल हो गया। व्हाट इज अ डाइपोल? डाइपोल बेसिकली is a separation between two equal
ओके, सो राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलिए भाई साहब एमसीक्यू देख लें। पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल कौन होगा बोलो? यहाँ पे पोलर कोवैलेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों भी सेम एटम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलर एटम्स में कभी हो ही नहीं सकती। N2 में भी नहीं हो सकती, F2 में भी नहीं हो सकती, HCl में हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है भाई साहब, ठीक है। ओके, वन डेबाई क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज डेबाई? डाइपोल मोमेंट का यूनिट है ये, ठीक है। सो वन डेबाई इज इक्वल टू कूलम मीटर। वन डेबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू, ये सिर्फ याद कर लो, काफी है, ठीक है। वन डेबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। कूलम मीटर, दैट इज वन डेबाई, दैट इज डाइपोल मोमेंट का यूनिट है ये। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? आय हाय, चलिए, म्यू दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज मोर देन NF3, राइट? NH3 का NF3 से ज्यादा होगा? नहीं, सही है, नहीं सही है, उसका NH3 का ज्यादा होगा ना भाई साहब, NH3 का NF3 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि N के मत्थे यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज कहां से होगा? H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भाई साहब H और ये H हो गया, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन से आपके यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? F इज फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन N इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ करेक्ट स्टेटमेंट। म्यू इज इक्वल टू 0 फॉर BF3। यस राइट भाई साहब, ठीक है, क्योंकि BF3 में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, तो हमने पूरा डिराइव किया ना थीटा उटा से, ठीक है। तो यहाँ पे F आपके तीनों इसमें इक्वल एंगल्स पे हैं, तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लो या वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लो, आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आने वाला है? 0, ठीक है। सो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट पीपल। म्यू इज इक्वल टू 0 फॉर CO2 एंड CCl4। करेक्ट है भाई साहब, CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है और CCl4 में चारों तरफ से भाई साहब Cl ही है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ठीक है। तो वो भाई साहब डाइपोल मोमेंट को 0 करवा देगा। चलो भाई साहब, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 0। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। ओके, फजान्स रूल, फजान्स रूल भाई साहब क्या बोलता है? नो बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड और भाई साहब कोवैलेंट, ठीक है। फजान्स रूल सेड्स दैट नो बॉन्ड इज 100% ionic or neither any bond is 100% covalent. None of the ionic bonds is 100% ionic and none of the covalent bonds is 100% covalent as well, ठीक है। Okay, to predict the nature of bond form, Fajan introduced some empirical rules. The following rules are useful to predict a bond with more or less ionic nature. With increase in cationic size, the ionic nature of the bond increases, ठीक है। तो आपका देखो, अगर कटायन का साइज इंक्रीज होगा, किसका भाई साहब? कटायन का साइज इंक्रीज, विथ इंक्रीज इन द कटायनिक साइज द आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस। आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड, आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड ये क्या हो जाएगा भाई साहब? इंक्रीज हो जाएगा। विथ इंक्रीज इन कटायनिक साइज द आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस। आयनिक नेचर भाई साहब बॉन्ड का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो लिथियम है, देखो आयनिक नेचर क्या होता है? व्हाट इज आयनिक नेचर? With increase in the cationic size, the ionic nature of the bond increases. देखो इसको समझो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका the ionic nature of cesium is more than rubidium, this is more than potassium, this is more than sodium, this is more than lithium। देखो अगर आप भाई साहब यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ऐसे है भाई साहब, ठीक है। हर एक में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 1, ठीक है। यहाँ पे 2 8 1, यहाँ पे भाई साहब 4 सेल हो गए, यहाँ पे भाई साहब 1 2 3 4 5, यहाँ पे भाई साहब 1 2 3 4 5 6। हर एक में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। मुझे बताओ किसको, और ये यहाँ पे क्या है? सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को हम जितनी दूरियां बढ़ेंगी उतनी ज्यादा आसानी से तोड़ सकते हैं। सो इफ वी कंपेयर विच वन ऑफ द एटम्स विल बी लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन मोर इजिली? सीजियम, तुम लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था 10th में? डेढ़ था, बकवास लोगों सब। खैर, पीरियोडिक टेबल में वैसा हम ये नीचे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा?
as and when we go down, what will happen? It is more easier for cesium to lose the electron than for lithium to lose the electron. It is more easier for cesium to lose the electron than for lithium to lose the electron. तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा? आयनिक कैरेक्टर कब आता है? जब आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हो या गेन करते हो. तो यहाँ पे भाई साहब आयनिक कैरेक्टर ऑफ cesium, ठीक है, will be more than rubidium because it is more easier to lose electron for cesium than rubidium. This will be more than potassium. This will be more than sodium and obviously this will be more than lithium. जैसे जैसे आपके न्यूक्लियस से दूरियां बढ़ेंगी, उस इकलौते इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्लेस्ड है उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो भी कम होता जाएगा, ठीक है, और इसीलिए उसको लूज करना भी आसान होता जाएगा. जितनी आसानी से आप उसको लूज कर पाएंगे उतनी आसानी से भाई साहब आपका कैटायन बन जाएगा, ठीक है. आर बी क्लियर? क्लियर क्लियर. सो फजान्स रूल, स्मॉलर द साइज ऑफ द अनायन मोर इज द आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है. तो पहला फजान्स रूल क्या हो गया भाई साहब? विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज द आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस, ठीक है. दूसरा भाई साहब फजान्स रूल, स्मॉलर द साइज ऑफ द अनायन, ठीक है, मोर इज द आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड. जितना ज्यादा अनायन, अनायन कौन है? जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, ग्रेटर द साइज, ग्रेटर द साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, उतना अच्छा है अनायनिक, उसका अनायनिक कैरेक्टर जो उसका कैरेक्टर है बेसिकली दैट विल बी मोर, ठीक है. तो ग्रेटर द साइज ऑफ द कैटायन मोर इजीली विल बी फॉर्मिंग अ कैटायन, ठीक है. अनायन में उल्टा होगा भाई साहब. अनायन में क्या है? ये आपका अनायन है, तो लेट्स से आप यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेते हैं भाई साहब, ठीक है. फ्लोरीन में, ठीक है, ये आपका एक 2 और 7 हो गया, ये भाई साहब 2, 8 और 7 हो गया, ये भाई साहब एक और शेल बढ़ गया, ठीक है. मुझे बताओ ये चारों भी एलिमेंट्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, है ना. किसी डोनेटर एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सब में, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से उसको खींचेगा कौन? उसको खींचेगा कौन? ये सारे खींचेंगे. जो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ रहा होगा उसको खींचेगा कौन? ये सारे खींचेंगे. अगर ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है अगर इसकी दूरियां बढ़ जाती हैं, इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस देन विच वन विल बी पुल्ड बाय? कौन ज्यादा जोर से खींचेगा? फ्लोरीन ज्यादा जोर से खींचेगा, क्योंकि इसको 2 ही लेयर पास करने हैं, ठीक है. तो ये सीधा यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब एनायनिक नेचर विल इंक्रीज विथ डिक्रीज इन साइज, कैटायनिक नेचर विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज. अरे भाई साहब, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्मिंग कैटायंस, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्मिंग अनायंस. तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कैटायनिक नेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज. अभी हमने पढ़ा कि नहीं भाई साहब? सोडियम लिथियम में पढ़ा हमने. अगर भाई साहब साइज एटम का बढ़ रहा है तो इट इज बिकमिंग इजियर टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. So cationic nature increases with the increase in the size of the atom. Clear भाई साहब? और क्या बोल सकते हैं भाई साहब? anionic nature increases with decrease in size. Decrease in size. मतलब यहाँ पे the tendency, anionic nature is tendency to gain electrons. Tendency to gain electrons increases with decrease in size. ठीक है? Smaller the size of the anion, more is the anionic nature of the bond. वो ज्यादा भाई साहब anionic nature होगा. Example NaF, NaCl, NaBr, Na. ठीक है, जितना small होता जाएगा. देखो यहाँ पे smaller the size of the anion, more is the ionic nature of the bond. तो ionic nature of NaF is more than NaCl, more than NaBr, more than Na. Why? यहाँ पे देखो सबका मालिक एक Na है ना भाई साहब. यहाँ पे कैटायन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कैटायन तो सेम ही है. अनायन में आपने क्या पढ़ा? जितना स्मॉलर होगा अनायन उतना ज्यादा उसका एनायनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है. और जितना ज्यादा कैटायनिक या एनायनिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है. स्मॉलर द साइज ऑफ द अनायन, मोर इज द आयनिक नेचर. आयनिक नेचर क्या है भाई साहब? आयनिक नेचर बढ़ता है किससे? आपके कैटायनिक नेचर के बढ़ने से और अनायनिक नेचर के बढ़ने से. हमने देखा कैटायनिक नेचर कब बढ़ रहा है? जब आपका
साइज ऑफ एटम बढ़ रहा हो, ठीक है, और अनायनिक नेचर कब बढ़ रहा है, जब साइज ऑफ एटम घट रहा हो, ठीक है। सिंपल इसमें आते हैं भाई साहब, सोडियम 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 सोडियम, तो सोडियम के साथ क्या सोडियम का कंपैरिजन करना, सबका कटायन यहाँ पे सेम है। अब आते हैं अनायन पे। अनायन पे हमने क्या देखा, अनायन का साइज अगर बढ़ रहा है, अनायन का साइज अगर घट रहा है तो अनायनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आयनिक कैरेक्टर है वहां पे आता है कटायनिक कैरेक्टर और अनायनिक कैरेक्टर के समेशन से। कटायनिक कैरेक्टर सबका सेम क्योंकि सब में सोडियम ही है। अनायनिक कैरेक्टर में इन सब में सबका साइज में से सबका साइज कौन सा छोटा है भाई साहब, फ्लोरीन का, तो भाई साहब अनायनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अनायनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी इसके साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं, तो यहां पे समझ में आ रहा है किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, सोडियम फ्लोराइड का, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन एटम एज एन अनायनिक इज द स्मॉलेस्ट, तो इसका अनायनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इस पे इसका पे इसका। मुझे बताओ सबसे लीस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड का। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड का। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आयनिक, अभी आपने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता है और कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट नहीं होता है। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना कम कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, जितना कम आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता, ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन मोर इज द आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड, इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर द, और यहाँ पे अगर हम लिखें ग्रेटर द साइज ऑफ द एनायन मोर इज द कोवैलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड। क्या हम लिख सकते हैं भाई साहब इसको, ठीक है, क्लियर है। तो ये भाई साहब कोवैलेंट नेचर, सबसे ज्यादा आयनिक नेचर किसका, NAF का, सबसे कम कोवैलेंट नेचर किसका, NAF का, सबसे ज्यादा सबसे कम आयनिक नेचर किसका, NAI का, और सबसे ज्यादा कोवैलेंट नेचर किसका, NAI का। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जैसे जैसे आपका आयनिक नेचर कम होगा ऑटोमेटिकली आपका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। दीज आर फजान्स रूल्स, ओके। आयंस, कैटायंस और एनायंस और बोथ हैविंग स्मॉलर चार्जेस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना ज्यादा स्मॉलर चार्जेस होगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड आपका फॉर्म। जैसे समझो यहाँ पे आपका Na है, ये बना रहा है Na+, और ये Cl है, ये बना रहा है Cl-। यहाँ पे Mg है, ये बना रहा है 2+, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज बढ़ गया है, इसका आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का पॉसिबिलिटी इससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो आयंस, कटायन और अनायन और बोथ, ठीक है, हैविंग स्मॉलर चार्जेस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्यों, बाय, एकदम सिंपल सा रीजन है, बताइए। इसमें चार्ज बढ़ गया, इसमें चार्ज नहीं, तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं स्मॉलर द चार्जेस, ठीक है। तो कटायन हो चाहे अनायन हो, ठीक है भाई साहब, आपका कटायन हो और अनायन हो, ठीक है, कटायन और अनायन जो मिलकर क्या बना रहे हैं भाई साहब, आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्मॉलर द चार्जेस, ठीक है, स्मॉलर द चार्जेस, स्मॉलर द चार्जेस मोर आपका भाई साहब कटायनिक और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे Cl को ले लिया है, Cl के साथ भाई साहब Na भी आयनिक बॉन्ड बना रहा है और Mg भी आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। Na जब आयनिक बॉन्ड बनाता है तो NaCl, Mg जब आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो MgCl2। सो यहाँ पे Cl में तो माइनस ही बनेगा, लेकिन अगर हम सोडियम में देखें तो सोडियम प्लस बन रहा है, और मैग्नीशियम में देखें तो Mg2+ बन रहा है। तो मोर फेवरेबल इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा NaCl में। क्यों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई वाज लुकिंग आउट फॉर दैट वर्ड, आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भाई साहब सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है। सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी और द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मैग्नीशियम इज मोर देन सोडियम, ठीक है। इसी के वजह से भाई साहब ये थोड़ा डिफिकल्टली बनेगा, ये भाई साहब इजीली बन जाएगा, आयनिक कैरेक्टर इसका बढ़ जाएगा। आर वी क्लियर, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द वर्ड, ठीक है। सो आयंस और कटायंस और बोथ हैविंग स्मॉलर चार्जेस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। NaCl देखो, इसका आयनिक नेचर MgCl2 से ज्यादा होगा,
और यहाँ पे देखो AlCl3 हो गया। Al एल्यूमिनियम भाई साहब 3 का है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, 1 2 3, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, यहाँ पे तो भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। सो अगर आप देखोगे आयनिक नेचर यहाँ पे क्या हो रही है भाई साहब, इसका आयनिक नेचर सबसे ज्यादा, किसका, इसका, और इसका आयनिक नेचर सबसे कम, मतलब इसका कोवैलेंट नेचर सबसे कम और इसका कोवैलेंट नेचर सबसे ज्यादा। जिसका आयनिक नेचर कम उसका कोवैलेंट नेचर ज्यादा, जिसका आयनिक नेचर ज्यादा उसका कोवैलेंट नेचर कम, ठीक है। कटायन विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशंस फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो कटायन विथ इनर्ट गैस, कटायन विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फेवर्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। सूडो मतलब आभास होता हुआ, जैसे Na+ इन NaCl-, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड हैज एन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, है कि नहीं भाई साहब। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या है भाई साहब, 2,8, पहले 2,8,1 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 2,8 इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो सोडियम एज अ कटायन in sodium chloride has an inert gas configuration, but Cu plus in CuCl has acquired pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration मतलब आभास होता हुआ, अभी तक उसने प्रॉपर भाई साहब आपका इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अक्वायर नहीं किया है, ठीक है। देखो ये सोडियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेन, गुड। चलिए भाई साहब 2,8 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं भाई साहब कॉपर में। कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 29, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा जो भी है, और यहाँ पे एक 1, ठीक है, ओके। सो कॉपर आयन का अभी कितना हो गया 2 8 18, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने। क्या ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, क्यों, देखो लास्ट सेल में 8 नहीं है, लास्ट सेल में 8 नहीं है, ठीक है, लास्ट सेल में 8 नहीं है, लेकिन थर्ड वाले सेल में 18 हो सकता है। उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि थर्ड मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि किसी भी इनर्ट गैस में आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स के सिवा नहीं है। इनर्ट गैस मींस ईदर 2 व्हिच इज हीलियम और 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यहां पे अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इट इज एक्वायरिंग अ कॉन्फिगरेशन ऑफ 2 8 18। सूडो मतलब झूठा तेरी तरह, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गया सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो मतलब झूठा इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, मतलब 2 8 18 हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि ये तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, लेकिन एक्चुअली इनमें इनर्ट गैस नहीं है, क्योंकि इनर्ट गैस में कोई भी गैस ऐसा नहीं है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भाई साहब आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स के सिवा ना हो, हीलियम को छोड़कर जिसके 2 हैं। तो बट इसकी कैपेसिटी थर्ड वाले ऑर्बिट की 18 है, वो हो रही है फुलफिल, तो इसको हम बोलेंगे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो अगर देखो कैटायन विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फेवर्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा कैटायन जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को फेवर कर रहा है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की संभावना ज्यादा होगी। और जहां पे भाई साहब एग्जैक्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो रहा है, वहां पे भाई साहब आयनिक बॉन्ड की संभावना ज्यादा होगी। क्लियर है, क्लियर है, ओके। According to Fazan's rules, the covalent character is most favored in झूठा बोल। According to Fazan's rule, the covalent character is most favored in, अभी हमने पढ़ा ना सोडियम लिथियम, सबसे ज्यादा किसका कोवैलेंट कैरेक्टर था, आयनिक कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर के उल्टा जाता है। आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका कटायन ज्यादा लार्जर साइज का हो। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका कटायन स्मॉलर साइज का हो। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो इट विल फेवर स्मॉल कटायन। तो अभी इन दोनों में बात फंसेगी। चलो अभी हम दूसरा का देखते हैं, ठीक है। लार्जर अनायन कि स्मॉलर अनायन, कोवैलेंट देखो आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है, स्मॉलर अनायन में। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, लार्जर अनायन में। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा गया यहाँ पे, आयनिक कैरेक्टर नहीं, ठीक है, ओके। आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड इज लोवेस्ट इन अभी देखो यहाँ पे कटायन को छोड़ दो, सब में सी है, सब में सी है, कैल्शियम है, ठीक है। अनायन में हम किस में जाएंगे भाई साहब, अनायन का साइज भाई साहब जितना छोटा, आयनिक कैरेक्टर भाई साहब उतना बड़ा, ठीक है कि नहीं। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन साइज। तो इसमें आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे स्मॉल साइज किसका है भाई साहब, फ्लोरीन का।
तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा? CaF2 का, कैल्शियम फ्लोराइड का। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। गड़बड़ है, ये CaF2 होगा। आयनिक नेचर इज मोर इन AgCl AgF। एक मिनट, हाँ, आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड इज लोवेस्ट। हाँ, करेक्ट, लोवेस्ट है, हमने सोचा हाईएस्ट। ठीक है, लोवेस्ट भाई साहब Ca, सही है। हाईएस्ट किसका हो जाएगा? CaF2 का। आयनिक नेचर सबसे हाईएस्ट किसका हो जाएगा भाई साहब? CaF2 का। लोवेस्ट किसका होगा भाई साहब? Cl2 का हो जाएगा, क्योंकि इसका अनायन का साइज सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। ठीक है, ओके, सही है। आयनिक नेचर इज मोर इन, अरे बोलो सब में Ag, तो भूल जाओ Ag को। Cl, फ्लोरीन, ब्रोरीन, सबसे ज्यादा भाई साहब अनायन किसमें बनेगा? अनायन बनने की पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग अनायन किसमें बनेगा भाई साहब? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा आयनिक नेचर किसका? AgF का। ठीक है, ओके। द कंपाउंड विथ मोर कोवैलेंट कैरेक्टर भाई साहब यहाँ पे, ओहो अभी सब चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, चलो पहले इसका देख लेते हैं। कैल्शियम और जिंक में ज्यादा कोवैलेंसी किसकी है भाई साहब? कैल्शियम और जिंक में दोनों भी क्या कर रहे हैं भाई साहब? दोनों भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को खो रहे हैं, बट मतलब कैल्शियम जो है तो ऊपर आता है, तो ऊपर आता है तो मतलब क्या हो जाएगा? More reactive than zinc. Okay, तो more reactive than zinc, it means that it will lose its electrons more readily than zinc. तो इसमें कोवैलेंट आपका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो कैल्शियम का आयनिक कैरेक्टर जिंक के आयनिक कैरेक्टर से भाई साहब ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कोवैलेंट कैरेक्टर की। तो इसका मतलब जिंक का कोवैलेंट कैरेक्टर भाई साहब कैल्शियम के कोवैलेंट कैरेक्टर से ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब फ्लोरीन और क्लोरीन में। दोनों में भी देखो फ्लोरीन और क्लोरीन है। ठीक है, तो अभी तो इसको भूल ही जाओ। ठीक है, अभी हम आते हैं इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन। आपने देखा भाई साहब जितना अनायन का साइज छोटा होगा, द स्मॉलर इज द आयनिक कैरेक्टर भाई साहब उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों में भाई साहब आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। तो मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? तो व्हाट विल बी द आंसर? ZnCl2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके। विच इज मोर आयनिक? लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। अभी देखो भाई साहब आपने यहाँ पे फ्लोरीन को कांस्टेंट रख दिया, अनायन को आप भाई साहब कटायन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कटायन का साइज जितना बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर भी भाई साहब उतना ही बढ़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, तो सबसे ज्यादा किसका है भाई साहब? सीजियम का। यहाँ पे आयनिक किसको हो जाएगा भाई साहब? सीजियम फ्लोराइड विल बी द मोस्ट आयनिक। अगर मोस्ट कोवैलेंट पूछा होता तो लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड। विच इज मोस्ट आयनिक? NaF, NaCl, NaBr, NaI, सब में Na डाल दिया है भाई साहब। जिसका साइज सबसे कम उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अनायन का साइज जितना कम उतना ही उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा भाई साहब। तो यहाँ पे सबसे कम साइज किसका है भाई साहब? F का। तो यहाँ पे हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर NaF का सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू हो गया रे, एकदम सही टाइम पे थैंक यू हो गया। चलो भागो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।